हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट 5 के टॉपिक देखेंगे। यूनिट 5 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऐसे अपराध जो मानव शरीर को क्षति पहुंचाते हैं या मानव शरीर के विरुद्ध होते हैं या उसकी मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। इसका पहला टॉपिक है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या। बीएनएस का सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, जिसे हम आपराधिक मानव वध भी कहते हैं। हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है मृत्यु कारित करने के आशय से और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या इस तरह की इस आशय से किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाता है कि उस क्षति से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या जानबूझकर वो इस तरीके का एक्ट करता है कि उसके उस एक्ट की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो। तो यहाँ कहा जाएगा कि उसने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। इसमें इलस्ट्रेशंस हैं। ए इलस्ट्रेशन है, ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट with the intention of thereby causing death or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. इसे आम भाषा में ऐसे समझेंगे कि ए जो है एक गड्ढे को ढक देता है, उसके ऊपर झाड़ फूंक लगाकर या कुछ डंडे वंडे लग के ऐसे ढक देता है जिससे किसी व्यक्ति को पता न चले कि ये यहाँ पर गड्ढा है। ठीक है। और जब बी वहां से गुजर रहा होता है तो उसके ऊपर से चला जाता है। वो सोचता है कि जैसे और बाकी का ग्राउंड है वैसे ही है, वो उसके ऊपर को चढ़ता चला जाता है, वो उस गड्ढे में गिर जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। बी, ए नो जी टू बी बिहाइंड अ बुश। बी डज नॉट नो इट। ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जीज डेथ induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here A may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. यहाँ पर जो Z है वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और A इस बात को जानता है। ठीक है। और B को ये बात नहीं पता। A जानता है कि झाड़ियों के पीछे Z छुपा हुआ है। ठीक है। और B को ये नहीं पता। तो A जी की मृत्यु कारित करने के आशय से बी से कहता है कि उस डायरेक्शन में, यानी कि उस तरफ झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है, उसको बताता है और आप उस तरफ गोली चला दो शिकार करने के उससे। तो बी जो है गोली चला देता है और जी मर जाता है। यहाँ पर बी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है, लेकिन ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के अपराध के लिए दोषी माना गया। सी, ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद द इंटेंट टू किल एंड स्टील इट kills B, who is behind a bush. A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, A was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act he knew was likely to cause death. A जो है वो एक मुर्गे को मार डालने के लिए, मतलब ए क्या करता है, एक मुर्गे पर गोली चलाता है कि मैं इसको मार दूंगा और फिर मैं इसको चुरा लूंगा, है ना। और वो क्या है, इस झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब करता है। ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर। ए को ये नहीं पता था कि वो वहां पर छुपा हुआ है। दो है हियर ऑल्दो ए वाज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट। जो ए है वो एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था। ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड के, यानी कि आपराधिक मानववध के अपराध के लिए दोषी नहीं है। एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी, क्योंकि उसकी आशा नहीं थी बी की मृत्यु करने की, और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, लेकिन वह मृत्यु हत्या के अपराध के लिए दोषी हो जाएगा अपने इस एक्ट के द्वारा, क्योंकि वह जानता था कि जिससे उसके इस एक्ट से मृत्यु कारित होना संभव है। Explanation 1. A person who causes bodily injury to another is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of death other shall be deemed to have caused his death. यहाँ पर इसका ये एक्सप्लेनेशन कहता है, किसी पर्सन को इस तरीके की बॉडीली इंजरी देता है जिससे दूसरा व्यक्ति किसी डिसऑर्डर से या किसी बीमारी से या किसी बॉडीली इन्फर्मिटी यानी अंग चैतल्य से किसी इस तरह की किसी चीज से गुजर रहा होता है और उसको इस तरीके से क्षति पहुंचा दी गई कि अगर हमने इसको हर्ट कर दिया तो
ये जो इसका पेन है या ये जो इसकी तकलीफ है वो बढ़ जाएगी और उससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, जहाँ पे मृत्यु शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की गई है, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज द डेथ। जहाँ तो जिस व्यक्ति ने बॉडीली इंजरी कॉज की है, शारीरिक क्षति पहुंचाई है, माना जाएगा कि उसने मृत्यु की है, मृत्यु कारित की है। ऑल्दो बाय रिसोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। चाहे यद्यपि उसकी जो मृत्यु थी वो एक प्रॉपर रेमेडीज यानी कि एक सही उपचार के द्वारा है ना, उस मृत्यु को टाला जा सकता था, लेकिन उसकी बॉडीली इंजरी इस तरीके की उसको दी गई जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई और उसे उपचार से भी वंचित रखा गया। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है द कॉजेज ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट अ होमिसाइड। जो माता के गर्भ में जो बच्चा है उसकी मृत्यु कारित करना जो है वो होमिसाइड में नहीं आता है, बट इट में अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव बीन ब्रीथड और बीन कम्प्लीटली बॉर्न। माता के गर्भ में जो व्यक्ति बच्चा है उसकी हत्या करना मानव वध में नहीं आता, किंतु अगर उस बच्चे का कोई भी भाग बाहर आ गया है, ठीक है, और वो एक लिविंग चाइल्ड है, उसका कोई भी पार्ट बाहर आ गया है, चाहे वह पूरी तरीके से ना जन्मा हो, चाहे उसने बाहर आकर सांस भी ना ली हो, चाहे वो और पूरे तरीके से जन्मा भी ना हो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आ जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं whoever causes death by doing an act, जो किसी एक्ट के द्वारा मृत्यु कारित करेगा, इंटेंशन टू कॉज डेथ, मृत्यु करने के आशय से एक्ट को करेगा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इस इंटेंशन से बॉडीली इंजरी करेगा कि उससे मृत्यु होना संभव है। इसमें केस आता है एक समर सिंह केस 1941। A gave blow on the head of B, which he intended or knew to be likely to smash the victim's skull. A would be taken to have known that he was likely to the cause death of B. A was therefore guilty of culpable homicide. A जो है B के सर पर इस इंटेंशन के साथ डंडा मारता है कि B का सर फूट जाए और B की मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर A का जो एक्ट है वो मृत्यु कारित करने की, उस एक्ट से मृत्यु कारित होना संभाव्य है, इसलिए यहाँ पर ए जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एन एक्ट टू कॉज डेथ, वो इस नॉलेज के साथ, इस ज्ञान के साथ एक्ट करता है कि जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। इसमें केस है मनसेल प्लेडल AIR 1926 लाहौर 313। द अक्यूज किक द एब्डोमेन ऑफ बी विद सच वायलेंस एज टू कॉज फ्रैक्चर ऑफ 2 ribs and rupture of the spleen which was normal. B died. It was held the accused knew that the abdomen is most delicate part of the human body and should be presumed to have kicked with the knowledge that by so kicking he was likely to cause death. यहाँ पर जो होता है वो अक्यूज जो है यानी कि बी के अब्डोमन में इस तरीके से वायलेंस करता है, इस तरीके से वार करता है कि उसकी 2 रिब्स टूट जाती हैं और उसकी जो रप्चर है यानी कि उसकी जो किराचोज है वो फट जाती है, जो कि नॉर्मल था। बी डाइड, उससे बी मर जाता है। तो यहाँ पर ए जानता था कि लोअर अब्डोमन एक बहुत डेलिकेट पार्ट यानी कि बहुत नाजुक हिस्सा है ह्यूमन बॉडी का, अगर उस पर वार किया जाएगा तो मृत्यु होना संभाव्य है, तो यहाँ पर ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया। जमालुद्दीन केस 1892। द अक्यूज इन एक्सरसाइजिंग द स्पिरिट ऑफ अ गर्ल whom they believed so to be possessed bear her resulting in her death. They were guilty of culpable homicide. यहाँ पर जो अक्यूज है वो एक लड़की की इस हिसाब से पिटाई करता है जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ पर अक्यूज जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया। A and B successfully and independently wound C with murderous intent. C dies due to the blood loss caused by both wounds together when he would not have died from either alone. A and B both will be liable for the offence of the culpable homicide not amounting to murder under section 100 B and S. Although injury caused by either alone may not have caused death of C, but each of them knew that the wound was likely to cause death of C. यहाँ पर A और B जो है वो C पर सफलतापूर्वक और स्वतंत्र रूप से इस तरीके से वार करते हैं जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, मतलब उसकी मृत्यु कारित करने की इंटेंशन, आशा के साथ ही
उस पर इस तरीके से वार करते हैं। सी डाइज, सी जो है वो मर जाता है, किस वजह से? ब्लड लॉस की वजह से। उसको इस तरीके के घाव दिए जाते हैं कि उसका ब्लड लॉस हो जाता है और वह उन दोनों के द्वारा जो दिए गए वुंड से उससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, जो कि एक के द्वारा की गई मृत्यु उससे नहीं होती। ए एंड बी बोथ विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसमें ए और बी जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराए गए। ठीक है। ऑल्दो इंजरी कॉज्ड बाय ईदर अलोन मे नॉट हैव कॉज्ड, चाहे एक के द्वारा की गई इंजरी से उसकी डेथ ना होती, लेकिन दोनों ने मिलकर उसको मारा जिस वजह से उसकी मृत्यु कारित हो गई, इसलिए उन दोनों को कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया। इसमें नेक्स्ट है कंगला केस 1899। एन अक्यूज स्ट्रक अ मैन विद द क्लब बोनाफाइड बिलीविंग दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट समथिंग सुपरनेचुरल, but through terror without taking any step to satisfy himself that it was not a human being, since he had acted with gross negligence without satisfying himself about the object which he struck. He was guilty of culpable homicide not amounting to murder. इस केस में ये कहा गया, ए जो है वो एक व्यक्ति पर प्रहार कर देता है डंडे से, किस यह समझकर कि ये कोई मानव नहीं है, ये कुछ जैसे कह सकते हैं कि कोई डरावनी चीज है, कुछ ऑब्जेक्ट है इस तरीके का जो मानव नहीं है, और वो अपने आप को इस बात के लिए सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता, कोई भी बिना कोई भी सोचे समझा स्टेप उठाए बिना, अपने आप को सेटिस्फाई किए बिना वो क्या करता है कि वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है प्रहार कर देता है, लेकिन उसको बाद फिर उससे उसकी इस घोर लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अक्यूज को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी कि गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। नेक्स्ट केस इसमें गणेश डूले केस 1879। अ स्नेक चार्मर एग्जिबिट इन अ पब्लिक एंड venomous snake whose fangs he knew had not been extracted, and to show his own skill but without intention to cause harm to anyone of the spectator. The spectators, in trying to push off the snake, were bitten and died in consequence. The snake charmer was held guilty of culpable homicide not amounting to murder. यहाँ पर जो एक सपेरा था, वो सांप का खेल दिखाने वाला एक सपेरा था, स्नेक चार्मर, वो क्या करता है, वो जैसे भीड़ इकट्ठी करता है, सांप का खेल दिखाता है, तो वो क्या करता है कि अपनी स्किल मतलब अपना कारनामा दिखाने के लिए क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है और वहाँ पर सांप को धक्का देने की कोशिश, सांप को धक्का देता है लोगों के बीच में। इससे क्या होता है, जो लोगों में डर अफरा तफरी मच जाती है और उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर यह होता है कि ये कहा जाता है कि जो स्नेक चार्मर है वो कल्पेबल होमिसाइड के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा, हत्या के अपराध के लिए नहीं, यानी कि वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सपेरे को गैर इरादन हत्या का दोषी ठहराया गया जो हत्या की राशि नहीं थी। नेक्स्ट इसमें श्री नारायण केस है 1947। ए स्ट्रक बी ऑन द हेड विद अ सिंगल ब्लो with a piece of firewood. B fell down bleeding from her nose and became senseless. A and his wife thought that B was dead, and so they placed B on the wooden pyre and set fire it, which caused her death. It was held that A and his wife was not liable to be convicted for murder as they had no intention to cause her death, but were liable to be convicted for culpable homicide as they had acted with gross negligence. श्री नारायण केस में यह कहा गया कि ए और बी जो है वो बी के सर पे वार करता है, जिससे उसकी बी गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ठीक है। ए जो है और उसकी वाइफ को ये लगता है कि बी जो है मर गया, तो वो क्या करते हैं, बी को लकड़ियों के झुंड के बीच में रख के और उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ए और जो उसकी वाइफ हैं वो किसके लिए, मर्डर के लिए कन्विक्टेड नहीं किए गए, क्योंकि उनका इरादा नहीं था उसकी मृत्यु करने का, बल्कि वो लायबल किसके लिए ठहराए गए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए ठहराए गए, यानी कि विद ग्रॉस नेग्लिजेंस, यानी कि यहाँ पर ये हो गया कि घोर लापरवाही की वजह से उन्होंने आपराधिक मानव वध किया और इसके लिए वो दोषी ठहराए गए। इसमें एक और केस है लक्ष्मण कालू केस 1968। ए हैड गॉन टू हिज फादर इन लॉ हाउस टू फेच हिज वाइफ। ए जो है वो अपने ससुर के घर पे जाता है अपनी वाइफ को ले आने के लिए, लेकिन यहाँ पर देयर वाज सम डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड हिज ब्रदर इन लॉ, लेकिन ए और उसके साले के बीच में
जो उसके साला था वो बी था, उनके बीच में क्या हो जाता है, यानी कि उसकी वाइफ का जो भाई था, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कि क्या जो ए की वाइफ है वो उसके साथ अभी रात वाली ट्रेन से जाएगी या कल सुबह वाली ट्रेन से जाएगी। इस बात को लेकर उन जीजा साले के बीच में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े के दौरान ए जो है वो अपना आपा खो देता है। ए लॉस्ट हिज टेम्पर एंड गिव एन ब्लो विद द नाइफ ऑन द चेस्ट ऑफ बी। और मतलब मानसिक संतुलन खो बैठता है, अपना टेम्पर खो देता है और बी के चेस्ट पर नाइफ से वार कर देता है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज गिल्टी अंडर द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 304, नाउ सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस। यानी कि जो यहाँ पर ए जो है वो बीएनएस के सेक्शन 105 के सेकंड पार्ट के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए दोषी होगा, क्योंकि डेथ वाज कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज डेथ विदाउट प्रीमिडिएशन इन सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन। जो यहाँ पर क्योंकि उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग के लिए दोषी ठहराया गया है। क्यों ठहराया गया है? क्योंकि उसका जो एक्ट था वो इस नॉलेज के साथ था कि इससे मृत्यु हो जाएगी और उसने ऐसा प्रीमेडिटेशन के बिना किया था, सडन फाइट में किया था, तो इसलिए उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया, ना कि मर्डर के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मर्डर का होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन थैंक यू।